नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। सो हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, जिसको RITES भी बोलते हैं संक्षेप में, वहाँ पर दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल 72 पोस्ट है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल कम मेटलर्जी 34 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल कम इलेक्ट्रॉनिक्स 28 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए 8 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर IT अथवा CS के लिए 2 पोस्ट। आप लोगों को जो वेतन क्रम दिया जाएगा वो 23,340 रुपये से लेकर 42,478 रुपये आप लोगों को पर मंथ दिया जाएगा। दोस्तों क्वालिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डिस्कस करने वाला हूँ। एज लिमिट मैक्सिमम 40 ईयर यूआर जनरल कैंडिडेट के लिए, और एज रिलैक्सेशन मिलेगा कास्ट वाइज गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। जॉब कैटेगरी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जॉब है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होगा। दोस्तों मैं आ रहा हूँ आप लोगों को क्या क्या होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिटन एग्जाम और उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। दोस्तों अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई 7 अप्रैल से शुरू हो गया है। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 22 अप्रैल 2024। दोस्तों आपका एग्ज़ाम 28 अप्रैल को ही होने वाला है, इस महीने को। आपके पास एग्ज़ाम के लिए बहुत ही टाइम भी कम है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। एप्लीकेशन फी दोस्तों EWS SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज़, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 600 रुपया। ऑफिशियल जो साइट है वो www.rites.com। दोस्तों आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल्स। डियर फ्रेंड्स, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हो, जो कि RITES लिमिटेड एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट के अंडर में ड्यूटी करता है। इनका खास काम है ट्रांसपोर्टेशन, जो फील्ड है ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलेटेड टेक्नोलॉजी, यानी ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड से जुड़े जो टेक्नोलॉजी है उस पर वो काम किया जाता है। ठीक है, देखिए असिस्टेंट मैनेजर मेटलर्जी मैकेनिकल के लिए टोटल 34 पोस्ट में, यूआर के लिए 16, EWS के लिए 3, OBC NCL के लिए 9 पोस्ट, SC के लिए 4 पोस्ट, ST के लिए 2 पोस्ट। नेक्स्ट दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 28 पोस्ट, जिसमें यूआर के लिए 13, EWS कैंडिडेट के लिए 2, OBC NCL के लिए 7, SC कैंडिडेट के लिए 4 और ST कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर सिविल, टोटल 8 पोस्ट, जिसमें यूआर के लिए 5 पोस्ट, EWS के लिए नहीं है, OBC NCL के लिए 2 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट, टोटल 8 पोस्ट। और असिस्टेंट मैनेजर IT CS के लिए 2 पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों एज लिमिट, मैक्सिमम जो एज लिमिट है काट ऑफ का जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट के हिसाब से यानी 22 अप्रैल 2024 के अनुसार आपका आयु 40 साल तक होना चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन नीचे दिया हुआ है, मैं आ रहा हूँ दोस्तों। ये है असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल के लिए, जो आप लोग को क्वालिफिकेशन से फुल टाइम बैचलर डिग्री, यानी फुल टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अथवा टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल अथवा प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल अथवा मैन्युफैक्चरिंग अथवा मैकेनिकल अथवा रेलवेज अथवा मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल, किसी भी एक में से आपको ग्रेजुएशन होने से आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 साल एक्सपीरियंस मांगा है। कहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन इन QA अथवा QC अथवा TPI। इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं मालूम, अगर आपने लिया है या से किसी ने एक्सपीरियंस तो उनको मालूम होगा। उसके बाद वेंडर असेसमेंट अथवा मटेरियल टेस्टिंग अथवा प्रोडक्शन अथवा मेंटेनेंस अथवा कंसल्टेंसी अथवा टूल रूम अथवा टूल मेकिंग अथवा टूल इंस्पेक्शन अथवा सिविल कंस्ट्रक्शन अथवा इलेक्ट्रिकल एंड और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट टेस्टिंग इंस्पेक्शन। अगर इसमें से कहीं से भी आपके 2 साल एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, ये असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल के लिए ये एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा पावर सप्लाई अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल अथवा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स अथवा इकोनॉमिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अथवा अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
और एनी अदर अबव कॉम्बिनेशन इन ए पार्ट ऑफ होल। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने और देके ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, अगर आपने फुल टाइम बैचलर डिग्री किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर सिविल। सिविल के लिए दोस्तों फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री आपके पास होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर ITCS, इसके लिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग अथवा टेक्नोलॉजी अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अथवा एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा कंप्यूटर, इनमें से अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है कि इनमें से किसी में भी तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, मिनिमम 2 ईयर वर्क पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन IT अथवा CS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, API मोबाइल ऐप इत्यादि में। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वालिफिकेशन मिल गया होगा। यहाँ पर दोस्तों जो परसेंटेज मांगा देगा, कैंडिडेट बिलोंग टू द जनरल EWS कैटेगरी 60% एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द SC ST OBC NCL PWD अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट। फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए आपको मिनिमम 60% मार्क के साथ इन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर कंसिडरेशन अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट। दोस्तों अगर UR पोस्ट में, UR जो वैकेंसी है, UR मतलब अनरिजर्व, ठीक है, अनरिजर्व पोस्ट में अगर किसी SC ST OBC NCL एंड PWD भी अप्लाई करना चाहते हो UR कोटा में, तो आपको फर्स्ट क्लास डिग्री पाना होगा विद 60% मार्क के साथ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 50% मार्क होने से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है समझ। एज रिलैक्सेशन देखिए, उसके बाद एज रिलैक्सेशन का जो मैटर दिया गया है, SC EWS SC ST OBC NCL PWD एक्स सर्विसमैन जम्मू कश्मीर डोमिसाइल, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो, और जो रिजर्वेशन का जो पोस्ट है उसको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज पर गवर्नमेंट एक्सटिंक्ट गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार रिलैक्सेशन मिलेगा। Relaxation in upper age limit to be OBC NCL SC ST candidate shall be provided against a reserve post as per extant government of India। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और PWD कैंडिडेट को, जो लोग 40% से 40% बॉडी का 40% PWD है, फिजिकली हैंडीकैप है, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD कैंडिडेट क्या है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, PWD का मीनिंग दिया है, किसका क्या मीनिंग क्या होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस होगा दोस्तों, एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा 60% मार्क और इंटरव्यू होगा 40% मार्क। इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी, जो टेक्निकल आपका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी आपका कितना है देखा जाएगा 30%, और पर्सनालिटी कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी, आपका जो पर्सनालिटी, आप किस तरह से बातें करते हो, कॉम्पिटेंसी, वहाँ पे 10%, यानी इंटरव्यू में 40%। ठीक है, यहाँ से दोस्तों जो पास मार्क दिया गया है, आपको रिटन टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क पाना होगा फॉर UR EWS। अगर आप SC ST OBC NCL कैंडिडेट हो, PWD कैंडिडेट हो, तो आपको 45% मार्क होने से आप रिटन एग्जाम पास हो जाओगे। ठीक है, मिनिमम जो पास मार्क है। और दोस्तों 60% पाना होगा UR EWS कैंडिडेट को इंटरव्यू में। अगर आप SC ST OBC NCL एंड PWD कैंडिडेट हो तो आपको इंटरव्यू में 50% पाना होगा, यानी 40 में 20 पाना होगा। और EWS UR को 60% कितना आता है, यानी 24 मार्क आप लोगों को पाना होगा। दोस्तों आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाएगा वो 1:6 रेशियो में आपको इंटरव्यू में बुलाएगा।
रिटन एग्ज़ाम में जो पास होगा, पास होने के बाद 1:6 रेशो में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ आएगा, 125 MCQ, और हर क्वेश्चन इच मार्क 1 मार्क, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, यानी 125 मार्क का रिटन एग्ज़ाम होगा। और ड्यूरेशन होगा 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट आप लोगों को मिलेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 125 में से 125 क्वेश्चन ही आंसर कर सकते हो, कोई गलत जवाब के लिए मार्क्स नहीं काटा जाएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी यहाँ पर लगे, नो मार्क विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ एन इनकरेक्ट आंसर, किसी भी इनकरेक्ट आंसर के लिए कोई मार्क काटा नहीं जाएगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द PWD कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर एन एडिशनल कॉम्पेंसेटरी टाइम ऑफ 50 मिनट। दोस्तों अगर आप PWD कैंडिडेट्स हो तो आपको एग्जाम के लिए और भी 50 मिनट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। 2.5 घंटा तो मिलेगा, उससे ज़्यादा आप लोगों को और भी 50 मिनट मिलने वाला है। दोस्तों ये जो पीरियड, नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, वो 1 साल के प्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रिक्रूटमेंट होगा, बाद में ये एक्सटेंड कर सकते हैं आपकी काम की और आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेसिस करके, या फिर जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट की ऊपर बेसिस करके, ठीक है। सिलेक्शन कैंडिडेट शैल बी लायबल फॉर पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, यानी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकता है। आप सैलरी देख सकते हो, यहाँ 42,478 रुपये आप लोगों को मिलने वाला है। जो एप्लीकेशन फ़ी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जनरल OBC के लिए 600 रुपये, SC ST PWD कैंडिडेट को 300 रुपये, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। अगर आपको इस नोटिफिकेशन से जुड़े कोई भी प्रॉब्लम हो और कुछ पूछना चाहते, देखिए हेल्प डेस्क नंबर 011 3355 7000, एक्सटेंशन कोड 13221, ठीक है। हेल्प डेस्क ईमेल ID भी दिया है, जो pghelpdesk@hdfcbank.com, ठीक है। आप यहाँ पे ईमेल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है, किसी भी डिफ़िकल्टी, फॉर एनी डिफ़िकल्टी क्वेरीज रिगार्डिंग फ़ी पेमेंट, अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये बोला गया है। अगर आप जब एप्लीकेशन फ़ी आप जमा करोगे, जमा करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ये नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर फ़ोन करके आप ईमेल करके जान सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों हाउ टू अप्लाई, आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन फॉलो करके भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों ये देख लीजिएगा, वीडियो ऑलरेडी 13 मिनट का हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को सिलेबस भी बताना है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो क्या क्या चाहिए होगा, किस किस क्या सर्टिफिकेट चाहिए, किस किस फॉर्म में चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट है, आप लोग देख सकते हो। बाकी सब थोड़ा इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इतने पढ़े लिखे आजकल सभी लोग हैं। वेन्यू एंड टाइम, जो आपका रिटन टेस्ट होगा, ये देखिए दोस्तों, रिटन एग्जाम का डेट दे दिया, डेट ऑफ रिटन एग्जाम 28 अप्रैल 2024। आपके पास बहुत ही कम टाइम है, और एग्ज़ाम जो होगा दिल्ली और गुड़गांव में होगा, एग्ज़ाम सिटी, ठीक है। इसके अलावा और कई जगह पे नहीं होगा। दोस्तों बाकी का डिटेल्स आप लोग यहाँ से थोड़ा पढ़ लीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब सिलेबस में चला जाता, ये है आपका सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट। रिटन जो सिलेबस होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो यूनिट 1 में जो पढ़ना होगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट एंड फील्ड्स। देखिए इसके बीच में क्या क्या आता है, आप लोग वीडियो को मैं ऊपर की तरफ करूँगा धीरे धीरे, आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 2 में आएगा सिग्नल एंड सिस्टम। देखिए सिग्नल एंड सिस्टम में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रेफ्रिजरेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, अलग अलग जो पोर्शन दिए गए हैं, क्या क्या आपको पढ़ना होगा। यूनिट 3 में इलेक्ट्रिकल मशीन्स आपको पढ़ना होगा। इनमें देखिए क्या क्या आता है, बहुत सारा सिलेबस तो दोस्तों बहुत बड़ा है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम मिला है। जिनको भी अप्लाई करना है बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर यूनिट 4 में आएगा पावर सिस्टम, देखिए पावर सिस्टम में सबको क्या क्या पढ़ना होगा, वीडियो को पोस्ट करके देखिए। यूनिट 5 में आएगा कंट्रोल सिस्टम देख सकते हैं। यूनिट 6 में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स। यूनिट 7 में एनालॉग्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकते हैं। और यूनिट 8 में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, ऐसे ये पढ़ना होगा। यूनिट 9 में
एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए आप यहाँ से क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसके बाद प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क्स, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, FICO। इनमें से क्या क्या पढ़ना होगा डिटेल से। ये गया तो इलेक्ट्रिकल मैटर। अब ये दोस्तों मैकेनिकल मेटलर्जिकल जो सब्जेक्ट है जिसका मैनेजर है उनके लिए जो पढ़ना होगा वो है अप्लाइड मैकेनिकल एंड डिज़ाइन, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग मशीन मैकेनिक्स, उसके बाद मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स। देख लीजिएगा इसमें क्या कहते हैं, जैसे स्ट्रीट एंड स्ट्रेन, इलास्टिक एंड कॉन्टेंस्ट, बहुत बड़ा सिलेबस है। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स मशीन्स, उसके बाद वाइब्रेशंस, उसके बाद मशीन डिज़ाइन, ये पढ़ना होगा आपको। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस, जिसमें आपको पढ़ना होगा फ्लूइड मशीन्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडाइनमिक्स एप्लीकेशंस, ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद दोस्तों मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इनमें आपको पढ़ना होगा इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कॉस्टिंग, फॉर्मिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेस, मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इन्वेंटरी कंट्रोल, ऑपरेशन रिसर्च, ये आपको पढ़ना होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको पढ़ना होगा, देखिए आप ये बहुत सारी सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना होगा देख सकते हैं। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, इससे आपको क्या क्या पढ़ना आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस से आपको क्या क्या पढ़ना होगा देख लीजिए। हीट ट्रांसफ़र में क्या क्या पढ़ना होगा, एयर कंप्रेसर्स में क्या पढ़ना होगा, एयर कंडीशनिंग में क्या पढ़ना होगा देख सकते हैं। अभी आया सिविल, जो सिविल इंजीनियरिंग से जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एट्सेट्रा। उसके बाद आपको इसके बाद आपको पढ़ना होगा, ये तो एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस आपको पढ़ना होगा। सर्वेइंग में आपको पढ़ना होगा, सर्वेइंग में क्या क्या आता है देख लीजिए, ठीक है। मैं धीरे धीरे वीडियो को ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, यहाँ से आपको सिविल इंजीनियरिंग से क्या क्या पढ़ना होगा आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कोई अंडरलाइन नहीं किया गया है, ठीक है। अब नीचे आके मिला है भीम लिंटन जो होता है, बीम्स देख सकते हैं आप। इतना बड़ा सिलेबस 20 दिन में कैसे कवर होगा, अथॉरिटी ने इतना कम समय कैसे दिया एग्ज़ाम के लिए, ये तो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। ये आपका सिलेबस आपको मिल गया, ठीक है, इतना ही आपका सिलेबस था दोस्तों। नेक्स्ट नीचे देखिए, नीचे और नहीं जा रहा है, नोटिफिकेशन यहीं पर स्टॉप हो गया है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लेके आया, ये यहाँ पर कुछ दिया गया है। आप लोग जो अप्लाई करेंगे और जो कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप क्वेरीज ऑफ रिमेनिंग शुड बी सेंड, आपको अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में कोई भी आपको कुछ भी पूछना है, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं होगा। आप लोग डायरेक्ट rectt@rites.com इस यहाँ पर ईमेल करके आप डायरेक्टली आपके जितना भी जो मन में आया आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ पर शर्त दिया गया, देखिए क्या क्या लगेगा, ठीक है। BC नंबर लगेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन रोल नंबर लगेगा, जो आपका जो एप्लीकेशन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रोल नंबर और फॉर्म फिलअप के बाद ये सब नंबर आपको मिलेगा, ये नंबर आपको सेव कर लेना है, ठीक है। BC नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट इन फुल एंड इन द ब्लॉक लेटर, ये आपको लिखना। जब आप ईमेल करेंगे ये सब आपको डिटेल्स देना होगा, ठीक है। 4 नंबर पे वैलिड ईमेल एड्रेस एक देना पड़ेगा, जीमेल का जो ID है आपका ये देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन जीमेल में ही आजकल मेल करके ही बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में बोला गया है, अगर आप सिर्फ ईमेल एड्रेस देते हो बातचीत करने के लिए और बाकी जो 3 डिटेल्स मांगा है, BC नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम, ये सब अगर आप ना देते हो तो आपको
अटेंड नहीं करेगा आपका मैसेज, इसलिए याद रखिएगा पूरा डिटेल्स भेजिएगा। यहाँ पे दोस्तों डेट्स है, जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो है 7 तारीख से अप्लाई स्टार्ट हुआ है। अप्लाई का लास्ट डेट 22 अप्रैल 2024, ठीक है, रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एडमिट कार्ड दोस्तों 22 अप्रैल 2024 को ही आपके नाम की इशू हो जाएगा, ऑफिशियल साइट में आपको ये एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को वहाँ से डाउनलोड करना है। डेट ऑफ रिटन टेस्ट 28 अप्रैल 2024 को होने वाला है, दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव। अपलोड ऑफ प्रोविजनल आंसर की, जो आंसर की है, जो प्राथमिक जो आंसर की है, जो आप क्वेश्चन जो 125 क्वेश्चन आप आंसर करोगे, उसका आंसर शीट ऑफिशियल वेबसाइट में आपकी एग्ज़ाम की थोड़ी देर बाद में ही अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से मैच करके देख सकते हो आप कितना आंसर सही दिया है, कितना आंसर गलत दिया है, ठीक है। उसके बाद बोला है ऑब्जेक्शन विंडो सबमिट ऑब्जेक्शन द प्रोविजनल आंसर की। अगर आपको लगता है कि आप किसी आंसर का सही आंसर दिया लेकिन वहाँ पर जो आंसर की अपलोड किया गया है वेबसाइट में वो गलत है, अगर सोचो कि मैं 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं 100% कन्फर्म हूँ, ये सही है, लेकिन आपने जो अपलोड किया वो गलत है, तो आप यहाँ पर 29 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक ये बात आप मतलब ऑब्जेक्शन दे सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्शन विंडो खुलेगा। उसके बाद अपलोड फाइनल आंसर की, उसके बाद ये सब ठीक ठाक करके जो फाइनल आंसर की आएगा वो 3 मई 2024 को एक फाइनल आंसर की आएगा, वो ये होगा आंसर, असली आंसर की 3 मई को जो अपलोड होगा, ठीक है। आप लोग मिला के देख लीजिएगा किसका आंसर सही है, कितना आंसर गलत है। उसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन रिटन टेस्ट, आपको रिटन टेस्ट में कितना मार्क्स मिला है वो भी 3 मई 2024 को ही अपलोड होगा, ठीक है। अब आपका स्कोर भी आप देख सकते हो। उसके बाद रिवैल्यूएशन विंडो, ठीक है, आप चेक कर सकते हो चेकिंग ओएमआर शीट, अगर आप चाहे तो अपना सबमिशन ऑफ द रिक्वेस्ट, अगर आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो आप अपना ओएमआर शीट देख सकते हो, ठीक है, 3 तारीख और 4 तारीख को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू होगा 9 मई 2024 को। बाद में आप लोगों को अपलोड करके कहाँ पर जाना होगा नहीं जाना होगा इंटरव्यू के लिए वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गए, 22 मिनट हो गया वीडियो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और ये नोटिफिकेशन लिंक और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, आप जाइए, ये नोटिफिकेशन आप ओपन करके तो जितना भी छोटे छोटे डिटेल्स है देख सकते हो, सिलेबस भी देख सकते हो और बाकी का जो आपको चाहिए वो देख सकते हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।